Hello students, today we will discuss the remaining part of chapter 2 Federalism. Today we will start from the point of what makes India a federal country. So let's we start. We have earlier seen how a small country like Belgium and Sri Lanka face so many problems of managing diversity. हमने पहले भी देखा कि बेल्जियम और श्रीलंका ने अपनी डाइवर्सिटी को मैनेज करने के लिए कितनी ज़्यादा दिक्कतें झेली। वाट अबाउट अ वास्ट कंट्री लाइक इंडिया, तब भारत जैसे विशाल देश का क्या होता, विद सो मैनी लैंग्वेजेस, जहाँ पर बहुत सारी भाषाएं हैं, रिलीजन्स हैं एंड रीजन्स हैं और क्षेत्र भी हैं। यहाँ पर क्षेत्र का मतलब हुआ कि हमारे यहाँ कुछ ऐसे एरिया हैं जिनको हम पिछड़े इलाका मानते हैं, कुछ फॉरवर्ड स्टेट मानते हैं। जैसे पिछड़े स्टेट में आप ले लीजिए, कहते हैं उड़ीसा हुआ, बिहार हुआ, यूपी हुआ। व्हाट आर द पावर्स शेयरिंग अरेंजमेंट इन आवर कंट्री, और हमारे देश में पावर शेयर अरेंजमेंट की क्या व्यवस्था है। मीन्स स्टूडेंट्स, इस पॉइंट में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि भारत जैसे विशाल देश में किस तरीके से पावर शेयर की गई है कि जिनकी वजह से कोई भी कन्फ्लिक्ट नहीं होता है, जबकि वहीं पर बेल्जियम या फिर श्रीलंका को कितना झेलना पड़ा। Let us begin with the constitution. India and had emerged an independent nation after a painful and bloody partition. आपको पता ही होगा कि भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बना 15 अगस्त 1947 को, और इसके लिए उसको बहुत सारा खून भी बहाना पड़ा, बहुत सारे लोग मारे गए, चाहे वो 1857 की रिवोल्ट हो स्टूडेंट्स, या बहुत सारे और भी रिवोल्ट थे जो चलाए गए थ्रू द महात्मा गांधी और अन्य लीडर्स के थ्रू। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा कष्ट झेल करके कहीं न कहीं इस व्यवस्था को संभाला देखा। Soon after independence, several princely states became a part of the country. बहुत सारे स्टेट, प्रिंसली स्टेट, स्टूडेंट्स यहाँ पर समझिए, ब्रिटिश टाइम पर दो टाइप्स के स्टेट थे, एक प्रोविंशियल स्टेट थे, प्रोविंशियल, और दूसरा प्रिंसली। प्रोविंशियल स्टेट्स दोज स्टेट्स दैट आर गवर्न बाय द ब्रिटिश क्राउन, एंड प्रिंसली स्टेट्स दोज स्टेट्स दैट आर गवर्न बाय द इंडियन प्रिंस। बिकेम अ पार्ट ऑफ द कंट्री, भारत के पार्ट थे। द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, एंड कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि भारत राज्यों का एक संघ है। मीन्स यहाँ पे बहुत सारे राज्य हैं, 29 स्टेट्स हैं, जिनको मिला करके एक कंट्री बनता है, दैट इज द भारत। ऑल्दो इट डिड नॉट यूज़ द वर्ड फेडरेशन, इसमें जबकि फेडरेशन शब्द का यूज नहीं है। द इंडियन यूनियन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म, लेकिन फिर भी जो हमारे देश का प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, वो फेडरलिज्म पर है। मीन्स डिवाइड द पावर मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स। लेट अस गो बैक to the 7 features of federalism mentioned above. We can see that all these features apply to the provisions of Indian Constitution. अगर हम ऊपर के जो अभी 7 पॉइंट्स पहले वीडियो में डिस्कस किए हैं बेटा, वो सब आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बताए गए हैं, उनका जगह या स्थान उनको दिया गया है। द कॉन्स्टिट्यूशनली ओरिजिनली प्रोवाइडेड फॉर अ 2-tier सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। 2 टायर मीन्स 2 स्तर की, यहाँ पर 2 टायर्स का मतलब हुआ कि 2 स्तर की, एक हुआ आपका सेंट्रल लेवल पर और दूसरा हुआ स्टेट लेवल पर। द यूनियन गवर्नमेंट आर व्हाट वी कॉल द सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, रिप्रेजेंटिंग द यूनियन ऑफ इंडिया एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स, पूरे स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, पूरे भारत को रिप्रेजेंट करता है। कौन बेटा? आपकी यूनियन गवर्नमेंट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट।
Later, a third tier of the federalism was added in the form of panchayat and municipalities. आपको पता ही है कि थर्ड लेवल की गवर्नमेंट हमारे यहाँ कौन सी है बेटा, पंचायती राज सिस्टम। एज इन एनी फेडरेशन दीज डिफरेंसेस टायर्स एंजॉयस सेपरेट जुरिडक्शन। एज इन एनी फेडरेशन, जैसे कि किसी भी फेडरेशन में, दीज डिफरेंट टायर्स एंजॉय सेपरेट जुरिडक्शन, ये अपना अलग से वैधानिक एरिया यूज करते हैं। सेपरेट मीन्स अलग से, जुरिडक्शन मतलब वैधानिक एरिया जहाँ पर किसी स्टेट का एक लीगल इलाका हो, उसकी बाउंड्री हो। द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली प्रोवाइडेड अ थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ legislative powers between the union governments and the state governments. Thus it is contain three list, जिसमें कि हमारी जो लेजिस्लेटिव पावर है, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, उस कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे यूनियन गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को अपना अपना अलग से पावर डिवाइड कर दिया है, जो कि तीन लिस्ट में हम समझते हैं। नाउ द फर्स्ट इज अ यूनियन लिस्ट, includes subject of nation importance such as the defense. Students, in a union list 98 subject are included, means 98 ऐसी बातें बताई गई हैं यूनियन लिस्ट को जिस पर कि केवल केंद्र सरकार को ही अधिकार है कानून बनाने का। वो आपके एरिया हैं डिफेंस ऑफ द कंट्री, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी। They are included in this list because we need a uniform policy on these matters throughout the country. The union governments alone can make law relating to the subject mentioned in the union list. Students, union list पर गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को ही पावर है नियम बनाने का और संशोधन करने का। Now the second is a state list. Contains 59 subject of the state and local importance such as the police, trade, commerce, agriculture and irrigation. Students, 2019 का जो बोर्ड का पेपर हुआ था उसमें उन्होंने स्टेट लिस्ट का एग्जाम्पल दिया था। तो 3 एग्जाम्पल उसमें से स्टेट लिस्ट के थे बेटा, और एक एग्जाम्पल उसमें से सेंट्रल का था। तो उन्होंने पूछा था कि यूनियन लिस्ट का एक एग्जाम्पल है इसमें से। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सा लिस्ट या कौन से टॉपिक हम सब्जेक्ट में ऐड करते हैं, मीन्स स्टेट में, या कौन से हम यूनियन में। ये चीज़ आपको बहुत ही ध्यान रखना है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन लिस्ट पर उसका अधिकार है नियम बनाने का, वैसे स्टेट लिस्ट पर किसका अधिकार है बेटा, नियम और कानून बनाने का, स्टेट का। लेट्स वी डिस्कस कंकरेंट लिस्ट। इंक्लूड 52 सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट टू बोथ द यूनियन गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट। आप ध्यान रखिए, कंकरेंट लिस्ट में दोनों को शामिल किया गया है, यूनियन गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को। दोनों उस पर मिलकर के अपने नियम को बनाते हैं। अब फिर वही बात आती है कि अगर मान लीजिए एक ही टॉपिक पर दोनों लोग नियम बनाते हैं, रूल्स बनाते हैं, तो किसके रूल्स को फॉलो किया जाएगा, स्टेट के या फिर आपके सेंटर के? तो आपका आंसर क्या होगा, सेंटर के। गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट सच एज एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, मैरिज, अडॉप्शन एंड द सक्सेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। करंट लिस्ट को लेकर के हम लोग या बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि सर कौन सी लिस्ट या कौन सी टॉपिक हम कंकरेंट लिस्ट में रखेंगे। तो आप यहाँ से ध्यान रखिए, और ये कई बार भी पिछले के सीबीएसई बोर्ड के पेपर में पूछे गए हैं। कंकरेंट लिस्ट का एग्जाम्पल्स वो दे देते हैं, डैश कर देते हैं, और उसमें आपको फिल करना पड़ेगा 2 ऑप्शन। तो ये बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं। बोथ द यूनियन एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉ ऑन द सब्जेक्ट मेंशन इन दिस लिस्ट इफ देयर लॉ कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर। अब यहाँ से ध्यान देने वाली बात है, अगर उनका लॉ विवाद का कारण बनता है, द लॉ मेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट विल प्रिवेल। तो किसका नियम पास माना जाएगा फिर बेटा, यूनियन गवर्नमेंट का। हमने बताया पहले भी कि अगर चूँकि जैसे ऊपर कह दिया गया है कि इसमें
सेंट्रल प्लस स्टेट दोनों का अधिकार है काम करने का। अब किसी एक टॉपिक, सपोज कीजिए मैरिज को लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट भी कोई नियम बना देती है और स्टेट भी बना देती है अपने राज्य के लिए, तब उस समय किसका नियम पारित किया जाएगा बेटा? सेंटर का। हालांकि अक्सर नहीं होता है, अक्सर दोनों लोग आपस में मिलजुल करके कोई नियम पास करते हैं और स्टेट वही काम करता है जब केंद्र से उसको सहमत मिलती है, तब वो आपस में समझौता कर लेते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर कोई गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट अपना कुछ मनमानी करने लगे या उसको लगता है कि नहीं सेंटर ने जो भी नियम बनाए हैं वो हमारे खिलाफ हैं, तो उस समय सेंटर की ही पावर बड़ी मानी जाएगी, स्टेट की नहीं। व्हाट अबाउट द सब्जेक्ट दैट डू नॉट फॉल इन एनी वन थ्री लिस्ट? अब कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट हैं जो इन तीनों लिस्ट में नहीं आते हैं। आर सब्जेक्ट लाइक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, अभी तक इसको बेटा किसी में भी नहीं इंक्लूड किया गया है। दैट कम अप आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड, ये तब आया बेटा जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था। जाहिर सी बात है कंप्यूटर तब कंप्यूटर का तब ज़्यादा आविष्कार नहीं था जब हमारा देश आज़ाद हुआ, और तब वही लर्निंग प्रोसेस में ही सब कुछ था, इसलिए इनको बाद में आए। अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू लेजिस्लेट ऑन दीज रेसिड्यूरी सब्जेक्ट। अब ये बहुत बड़ी बात है, आप इसको ज़रूर ध्यान रखना कि कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट हैं जिनको कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने किसी भी लिस्ट में नहीं रखा है, तब उन पर कौन नियम बना सकता है? तो आपका आंसर क्या होगा बेटा? यूनियन गवर्नमेंट। क्या आपका आंसर होगा? यूनियन गवर्नमेंट। ये भी एक नंबर में क्वेश्चन बना कर पूछ सकते हैं कि इफ़ द एनी सब्जेक्ट नॉट इंक्लूड एनी थ्री लिस्ट, एनी लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देन हु हैज़ द पावर टू मेक द लॉ ऑन दिस सब्जेक्ट? योर आंसर इज अ यूनियन गवर्नमेंट. Be noted above that most federations that are formed by the holding together do not give equal power to the its constituent unit. आपने देखा होगा कि होल्डिंग टुगेदर में जो भी कंट्री हैं, जो भी अपने देश को बनाए हैं, वो अपने से जुड़े हुए यूनिट को बराबर का पावर नहीं देते हैं। जैसे इंडिया ही है तो उसने सेंट्रल को अलग पावर दे दिया और स्टेट को अलग पावर दे दिया। दस ऑल स्टेट्स इन द Indian Union do not have the identical powers. Some states enjoy a special status. ये भी एक थोड़ी दिक्कत है कि हमारे पूरे देश में या होल्डिंग टुगेदर जो भी बनता है उसमें स्टेट को अलग पावर, सेंट्रल को अलग। अब स्टेट में भी कुछ को स्पेशल पावर दी जाती है, कुछ को नहीं। जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर को आप देख लीजिए, उसका अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है, हालांकि अब इन प्रेजेंट टाइम में नहीं है, पहले था। अब प्रेजेंट टाइम में 370 आर्टिकल्स को हटा दिया गया है, इसलिए वो उसके पास स्पेशल पावर नहीं है। मैनी प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट अप्लीकेबल ऑन दिस स्टेट विदाउट द अप्रूवल ऑफ स्टेट असेंबली। बहुत सारे नियम जम्मू और कश्मीर पर लागू नहीं होते हैं जब तक कि वहाँ की स्टेट असेंबली न चाहे। इंडियन हु आर नॉट परमानेंट रेजिडेंस ऑफ दिस स्टेट कैन नॉट बाई लैंड और हाउस देयर। और उस राज्य का मीन्स जम्मू और कश्मीर राज्य का जो परमानेंट रहने वाला नहीं है, वो वहाँ पर ना तो ज़मीन खरीद सकता है, ना ही घर ले सकता है। अब ये एक प्रकार से लगेगा कि ये तो यही है कि शायद हम अपने देश के नहीं हैं क्या। जब हमको लगता है कि इक्वलिटी हर जगह है, हम हर जगह आ जा सकते हैं, राइट टू फ्रीडम है, तब हमें किसी भी एक स्टेट में रहने से या सामान खरीदने से या ज़मीन खरीदने से मना क्यों किया जा रहा है। सिमिलर स्पेशल प्रोविजंस एग्जिस्ट फॉर सम अदर्स स्टेट ऑफ इंडिया एज वेल। और ऐसे ही कुछ और भी स्टेट को आपको पावर दी गई हैं, जैसे कि आपका मणिपुर है, नागालैंड हैं। ये कुछ ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर आप लैंड या हाउसेस नहीं परचेज कर सकते जबकि वहाँ की राज्य सरकार आपको परमिशन न दे। देयर आर सम यूनिट ऑफ द इंडियन यूनियन विच एंजॉय वेरी लिटिल पावर। दीज आर एरिया वेयर टू स्मॉल टू बिकम एन इंडिपेंडेंट स्टेट्स बट विच कुड नॉट बी इमर्ज विद एनी ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट्स। कुछ हमारे देश में कुछ ऐसे भी छोटे प्लेस थे जो कि अलग एक राज्य का तरह एंजॉय करते थे, लेकिन एक राज्य नहीं बन सके। तब बाद में उनको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने यूनियन स्टेट का दर्जा दे दिया। जैसे कि आपका दमन दीव है, पुडुचेरी है, चंडीगढ़ है, दिल्ली हैं, तो इन सबको क्या बना दिया गया बेटा? यूनियन स्टेट। दीज आर लाइक चंडीगढ़,
Lakshadweep, capital city of Delhi, union territories. These territories do not have powers of state. इन टेरिटरीज के पास स्टेट की तरह पावर नहीं है. द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ स्पेशल पावर इन रनिंग दीज स्टेट. तो कौन इनको रन करता है बेटा? जब वहाँ पर स्टेट की तरह मुख्यमंत्री नहीं बनाए जा सकते हैं या कुछ और नियम वहाँ पर नहीं लागू किए जा सकते हैं, तो डायरेक्ट वो कंट्रोल में किसके होते हैं बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट को. दिल्ली एक ऐसा यूनियन टेरिटरी है जहाँ पर उनका खुद का चीफ मिनिस्टर होता है. ये एक अपवाद है. दिस शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन the union government and the state government is basic to the structure of the constitution. It is not easy to make change of this power sharing arrangement. ये बताया जा रहा है कि जो पावर शेयर किया गया है बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में, ये बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, और कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर में बदलाव कर पाना असंभव होता है, मीन्स संभव नहीं है. द पार्लियामेंट कैन नॉट ऑन इट्स ओन चेंज द अरेंजमेंट. मतलब ये चाहा है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन के इस पावर को चेंज कर सके तो आपके पार्लियामेंट के बस की बात नहीं है. एनी चेंज टू इट हैज़ टू बी द फर्स्ट पास बाय बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट. आपको पता ही होगा, दो हाउस हमारे यहाँ हैं, एक अपर हाउस एक लोअर हाउस. अपर हाउस मीन्स राज्यसभा, लोअर मीन्स लोकसभा. पहले ये दो राज्यों से पास हो नियम विद एटलीस्ट 2/3 मेजोरिटी. 2/3 मेजोरिटी के थ्रू वहाँ पर जितने भी लोग हैं उनमें से अगर 300 लोग बैठते हैं तो कम से कम 200 लोग उस नियम को पहले पास करें. देन इट हैज़ बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर एट द लीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स. और फिर जितने स्टेट हैं उनमें से आधे स्टेट कम से कम उस बदलाव को स्वीकार करें, उस पर अपना सहमति दें. The judiciary play an important role overseeing the implementation of the constitutional provisions and procedures. अब इतना होने के बाद भी हमारी जो जुडिशरी है, हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वो भी देखते हैं कि क्या ये जो बदलाव किया जा रहा है वो लीगल है, कहीं ऐसा तो नहीं किसी भी स्टेट का पावर कम किया जा रहा है या उस स्टेट पे कुछ बंदिशें लगाई जा रही हैं या सेंट्रल स्टेट को ज़्यादा पावर दिया जा रहा है. ये सब चेक करने का काम किसका है बेटा? सुप्रीम कोर्ट का है. इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट अबाउट द डिवीजन ऑफ पावर द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट मेक अ डिसीजन. हमने बताया भी कि अगर कोई विवाद हो जाता है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उस पर अपना डिसीजन देते हैं. द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू रेज रिसोर्सेज बाय लेइंग टैक्स इन ऑर्डर टू कैरी ऑन द गवर्नमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन टू ईच ऑफ देम. सभी गवर्नमेंट को, चाहे वो सेंट्रल हो चाहे स्टेट हो, उनको ये पावर है कि उन पर या जो टैक्स लेती हैं उसको ले सकती हैं, लगा सकती हैं लोगों पर और अपनी पावर को यूज कर सकती हैं और कोई भी एक दूसरे की पावर में इंटरफेयर नहीं करेगा. ईच ऑफ देम. स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक कार्टून दिया गया है इस पेज में, व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री. और यहाँ पर एक ये देखिए, इज इट नॉट दैट स्ट्रेंज. यह आश्चर्यजनक बात नहीं है क्या? डिड आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स नॉट नो अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स नॉट नो अबाउट फेडरलिज्म. क्या उनको संघ के विषय में नहीं पता था क्या जो इस तरीके से उन्होंने किया? और डिड दे विश टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट. अथवा क्या वो बचना चाहते थे क्या कि हम संघीय सरकार या संघ की व्यवस्था नहीं करेंगे, मीन्स फेडरलिज्म का. अभी आपने देखा ना कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरेशन शब्द का यूज नहीं है, लेकिन फिर भी फेडरेशन जैसे ही पूरी व्यवस्था की गई है. तो ऐसा क्यों नहीं किया गया, ये कार्टून के थ्रू पूछा जा रहा है. चलिए हम आगे चलते हैं. स्टूडेंट्स, हियर द मैप ऑफ इंडिया 1947. You can see here the India is the biggest part of that time in Asia. Okay students,
In a next video, we will discuss from the point how is federally practices. Students, I hope you will understand very well my video. If any confusion, you can comment on my video. Thank you students for listening. स्टूडेंट्स प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देखा कीजिए, जिससे कि हमें एक अलग सा उत्साह मिले। थैंक यू क्लास।